प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड कार्यक्रम में बदलाव। कल रांची एयरपोर्ट से सीधे जाएंगी उलीहातू। भगवान बिरसा मुंडा को देंगी श्रद्धांजलि। झारखंड स्थापना दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन। राज्य के विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल विकास दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों के साथ संवाद करती नजर आईं और उन्हें बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि ये दिन भारत के बच्चों यानी भारत के भविष्य को समर्पित है। बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत दौर होता है। बच्चों पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है और वे राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक तनाव से दूर होते हैं। बच्चों को ऐसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे वो है। कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। यही बात एक बच्चे को इतना जीवंत बनाती है। आज हम बच्चों की इसी मासूमियत और पवित्रता को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हर नई पीढ़ी नई संभावनाओं को और नए सपने लेकर आते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और सूचना क्रांति का ये एक नया युग है। बच्चे अब विभिन्न घरेलू, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे के बारे में जागरूक होते हैं। आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, इसीलिए हर चीज को वो जानते हैं, पहचानते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से नॉलेज और इंफॉर्मेशन अब उनकी फिंगर टिप्स पर है। बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इसीलिए उनकी सारी दुनिया, सारी विश्व उनके फिंगर टिप्स पे है ना। इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सही मूल्य सिखाने की अधिक प्रयास करें और उन्हें विभिन्न कार्य और चर्चाओं में शामिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 deliberations have acquired a greater salience in the current global
economic and political context. Coming on the top of the existing environmental challenges, lack of progress in the SDGs and the pandemic, the world is currently struggling with many important challenges. These includes uneven post-pandemic economic recovery, debt vulnerabilities, especially in the countries of the global south, ongoing conflict in Europe, and its knock-on effect such as food security challenges, energy crisis and inflation on all countries of the world. सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। India's G20 presidency hopes to provide new strength, direction and perspective to G20 discussions on diverse subjects which include green development, lifestyle for environment, digital transformation, inclusive and resilient growth, women-led development, and more importantly, greater voice for the global south in issues of international economic cooperation, as also on the need for reformed 21st century institutions. भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। During our G20 presidency, India, Indonesia and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. India, as the next chair, would endeavor to provide a greater voice to issues of interest to the global south, as I said earlier, and steer the G20 agenda in a representative and balanced manner. जब प्रधानमंत्री दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खिताब करेंगे तो उनका फोकस मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल रेवोल्यूशन के अलावा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बहाली पर प्रधानमंत्री खास जोर दे सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रमुख आता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मेघना देव और अमृतपाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया जाने से पूर्व अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। एशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। शिखर सम्मेलन के दौरान और इस मौके पर मैं कई अन्य देशों के नेताओं से भी मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे।
भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भी दूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डालूंगा। तो कई अन्य देशों से मुलाकात होगी जो उनके नेता हैं उनके साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों में जो प्रगति होगी, इन नेताओं से मुलाकात के बाद उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। बाली में भारतीय समुदाय को लेकर भी संबोधन देने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिसको लेकर वो उत्सुक हैं। इसके साथ जब समापन समारोह होगा तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को G20 की अध्यक्षता को भी सौंपेंगे और 1 दिसंबर 2022 से भारत आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए सदस्यों को आमंत्रित भी करेगा भारत अपनी तरफ से, और इसके साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता भी दर्शाएगा, क्योंकि लगातार भारत के बारे में कहा जा रहा है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे और भारत की G20 की जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबकम का जो ये एक कॉन्सेप्ट है उसे चरितार्थ करती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व निर्धारित झारखंड दौरे के कार्यक्रम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। राष्ट्रपति के देवघर जाने और राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह मोराबादी जाने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है। राष्ट्रपति 15 नवंबर की सुबह सीधे रांची पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे खूंटी जाएंगे। वहां भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति के खूंटी दौरे को लेकर वरीय अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मॉर्निंग में ही आ जाएंगे मैडम उलीहातू। मॉर्निंग में उलीहातू आके वो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे जाएंगे, बिरसा मुंडा के घर पे जाएंगे और वहाँ बिरसा मुंडा का सामने से भी मिलेंगे। तो उसको संदर्भ में देखते हुए हम लोग जो ट्रैफिक राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम जो 15 को कोटी में होना है उसके लिए लगातार वरीय पुलिस पदाधिकारी भी, पुलिस मुख्यालय भी लगातार रिव्यू कर रहा है सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम है उसको, और हम लोग भी लगातार जो भी प्लेसेज हैं उसको लगातार सिक्योर कर रहे हैं। सभी एरियाज़ में ऑपरेशंस चल रहे हैं। जेजे की टीम, कोबरा की टीम, सीआरपीएफ की टीम, इवन जिला पुलिस की जो टीम है लगातार 24 घंटे हर उन जगहों पर ऑपरेशन में तैनात है जहाँ झारखंड गठन के 22 साल पूरे होने के अवसर पर कल झारखंड स्थापना दिवस के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सरकार राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात देगी। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास विभाग समेत स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सरकार स्थापना दिवस पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेगी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस पर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मंगल कालिंदी ने टाटा कंपनी द्वारा आई हॉस्पिटल के सामने मूर्ति स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने को लेकर आभार व्यक्त किया। नवंबर को उनका जयंती भी है, राज्य स्थापना दिवस भी है और हमारे स्वर्गीय बाबू नाग जो स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग टाटा स्टील से संघर्ष करने का काम किया और संघर्ष करके टाटा स्टील से 5 बार वार्ता भी हुई। उस वार्ता में टाटा स्टील ने हमें जगह दे रहा था दोमनी पार्क में, हमने उसको स्वीकार नहीं किया।
केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे पश्चिम सिंहभूम जिले के 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। राज्य के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन कर वंचित और कमजोर तबकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही जनसामान्य को भी योजनाओं के संबंध में जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले और दूसरे चरण में अब तक 51,80,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 33 आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है। विज्ञप्ति के अनुसार करीब 18,82,000 से ज्यादा मामले प्रक्रियाधीन हैं। इधर सिमडेगा जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को देश भर में दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। खुशियों का आशियाना नामक यह प्रतियोगिता ऐसे लाभुकों के लिए थी जो बहुत गरीब हैं और जिन्होंने योजना का लाभ लेकर बेहतर मकान का निर्माण कर आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर एक मिसाल पेश की है। बनाया है और जाड़ा, गर्मी, बरसात, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहा और हम लोग अपने परिवार से बहुत खुश हैं। और मंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पहले जे हमके जो सपना रहे से कि प्रधानमंत्री बस से हमके दिले तो हमें कुछ लोग घर बनाए लेने से ले हमारे बस से बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक 4 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की चेयरपर्सन रुचि नरेंद्र ने बताया कि इस बार के फ्लावर शो की थीम हरियाली से खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होगी। अभी हमने सारे जो हमारे विनर्स हैं उन सबको सम्मानित किया है और हम आशा करते हैं कि जो अब हमारा अगले साल का जो गार्डन ऑफ द ईयर होगा, जिसकी भी डेट्स हमने आज अनाउंस की हैं, जनवरी 21 और 22 2023 में जो हमारा गार्डन ऑफ द ईयर होगा उसमें भी बहुत लोग हिस्सा लेंगे और उतना ही सक्सेसफुल होगा जैसे हमारा पहले हमेशा रहता था। और अब बाल दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। आज देश भर में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में आयोजित 3 दिवसीय बाल मेले के दूसरे दिन बच्चों ने जमकर मस्ती की। स्पोर्ट्स, पेंटिंग, निबंध, क्विज, डांस, म्यूजिक और बच्चों के चेहरे पर बिखरती मुस्कान इस बात का सबूत है कि 3 दिवसीय बाल दिवस पर इन्होंने जमकर धमाल मचाया। उत्साह से ओतप्रोत इन बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क में न केवल झूले का आनंद लिया बल्कि कठपुतली शो और मैजिक शो का भी जमकर लुत्फ उठाया। गुमला जिले के खिलाड़ियों और आमजनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव ने गुमला के गांधी पार्क सहित बसिया और चैनपुर अनुमंडल के 6 स्थानों में केंद्रीय सहायता योजना के तहत ओपन जिम की स्थापना की है। यहां लोग कभी भी अपनी सुविधा के मुताबिक व्यायाम कर सकते हैं। जिले के गोपनीय शाखा प्रभारी सह एनडीसी सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण इस जिम में स्थापित किए गए हैं। अपना स्वास्थ्य ही धन है, इस कहावत को चरितार्थ करेंगे। ये ओपन जिम है, ये सभी पब्लिक्स के लिए है, सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी नागरिकों के लिए ये हम लोग लगा दिए हैं। यहाँ पे पहले नहीं था और इसमें फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका प्लान करके लगाए हैं और ये हम लोग का DMFT फंड से लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप
और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव आप प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। राज्य में सर्दी का सितम सर्द हवाओं की वजह से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने के आसार हैं। सवेरे के समय कुहासे की स्थिति देखी जा सकती है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर रांची स्थित लोयला ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा एवं सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया। मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि मौलाना आजाद आधुनिक शिक्षा के न केवल वास्तुकार थे, बल्कि देश, शैक्षणिक एवं कला और संस्कृति से जुड़े संस्थानों के विकास में भी उनकी महती भूमिका थी। विधानसभा की ओर से आयोजित द्वितीय छात्र संसद 2022 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से चयनित 111 छात्रों का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट के 4 पैनलों के इंटरव्यू बोर्ड के माध्यम से किया गया। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से 24 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा है कि युवाओं को एकजुट होकर बेहतर कल के लिए मंथन करने की आवश्यकता है। एकजुटता ही बेहतर समाज के विकास का निर्माण कर सकती है। समाज सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं विकास के पथ पर अग्रसर रहे, इसकी सोच विकसित करने की जरूरत है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पतरातू का औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने चिकित्सक एवं GNM, ANM रोस्टर, आकस्मिक सेवा, उपलब्ध दवाइयों, प्रसव कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष, कोल्ड चेन आदि का जायजा लिया। गुमला जिले के कुरकुरा से पुलिस ने मानव तस्करी के धंधे में लिप्त दंपति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शमशाद मीर इस इलाके में मानव व्यापार का सरगना है। उसे और उसकी पत्नी जसमती कुमारी को करंज थाना के सरगांव ग्राम से गिरफ्तार किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के 7 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आमजनों को लाभान्वित किया गया। कोडरमा में शिक्षकों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना एवं विद्यालय में सकारात्मक बदलाव लाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जिले के उपायुक्त ने परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर योजना की विस्तृत जानकारी दी। झालसा रांची के निर्देशानुसार पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी की अध्यक्षता में पलामू के 50 व्यवसायियों और वार्ड पार्षद की बैठक हुई। इसमें खास महल के मामले को लेकर कई तरह की रणनीति तैयार की गई। बैठक में 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें ऐसे वार्ड शामिल किए गए हैं जहां खास महल का मामला लंबित है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। कौन से वो कारण हैं जिनसे डायबिटीज रोग का खतरा बढ़ जाता है और क्या करने से इस रोग से बचा जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन, जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जिस प्रकार से बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय है। मुख्य तौर पर डायबिटीज 2 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 डायबिटीज। जो बढ़ रही है, जो चिंता कर रही है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। उन लोगों को जिनके घर में किसी को डायबिटीज है
या फिर जिनका चलना फिरना बहुत कम है, जिनका मोटापा है, या अगर वजन ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है, या उन लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको जो अल्कोहल लेते हैं, उन सब लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है, उन सबको बचना चाहिए। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करें तो ये शरीर के प्रत्येक अंग को पे असर करेगी, और विशेष तौर पर इसका जो असर होता है वो आंखों पर होता है, किडनी पर होता है, पांव की नसों पे होता है, और इसका असर हार्ट पे होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि हमें शुगर को कंट्रोल करें। यदि आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहें और अपने ब्लड शुगर की जांच नियमित रूप से समय समय पर करवाते रहें। हमें बहुत थोड़े से बदलाव करने हैं हमारी दिनचर्या में। हमें सुबह शाम घूमना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है, और साथ में खाने में बदलाव करना है। खाने में घी, तेल, फैट, जो बटर जो हम खाते हैं उनकी मात्रा कम से कम इस्तेमाल में लानी है। कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, परांठा, पूड़ी, ऐसी चीजें जिनमें घी तेल ज्यादा होता है उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। हमें फल रेगुलर खाने हैं। हम चावल खा सकते हैं, उसका शुगर पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमें घी तेल की मात्रा एकदम कम रखनी है। और उसके साथ में जो दवाइयां बताई गई है उनको समय पे लेना जरूरी है, और बार बार चेक करते रहना जरूरी है कि हमारी शुगर कंट्रोल है या नहीं। जरूरी है कि मधुमेह रोग की गंभीरता को पहचाने और ये जानकारी ले कि कौन से कारकों से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे मधुमेह रोग से बचाव संभव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच डाला। इंग्लैंड इस समय एक दिवसीय क्रिकेट और T20 विश्व कप का चैंपियन है। उसने कल मेलबर्न में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए ICC T20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तेज शुरुआत की। मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मोहम्मद हारिस 8 रन बनाकर राशिद की गेंद पर लपके गए। कप्तान बाबर आजम को राशिद ने अपनी ही गेंद पर लपका। इफ्तिकार अहमद बिना खाता खोले स्टोक्स का शिकार बने। शान मसूद और शादाब खान ने 5वें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। शान मसूद को 38 के स्कोर पर करन ने आउट किया। शादाब खान 20 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर आउट हुए। निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 137 रन बनाए। 38 रन के साथ शान मसूद टीम के टॉप स्कोरर रहे, जबकि इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और एलेक्स हेल्स पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिल सॉल्ट भी कुछ खास नहीं कर सके और 10 रन बनाकर हैरिस रऊफ का शिकार बने। कप्तान जोस बटलर ने 17 गेंद पर 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली। वहीं हैरी ब्रुक ने 23 गेंद में 20 रन बनाए। मोइन अली और बेन स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए 33 गेंद में 47 रन जोड़कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। मोइन अली 19वें ओवर में 12 गेंद में 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं बेन स्टोक्स 49 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। बेन स्टोक्स लगातार दूसरे विश्व कप में अर्धशतक की पारी खेलकर नाबाद रहे। स्टोक्स 2019 के वनडे विश्व कप फाइनल में भी अर्धशतक लगाकर नाबाद रहे थे। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड ने 2019 में वनडे विश्व कप पर भी कब्जा किया था। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आयरलैंड से हार और फिर ट्रॉफी जीत जाना, कुछ ऐसा सफर रहा है इंग्लैंड टीम का। अब इंग्लैंड एक ऐसी पहली टीम बन गई है जिसके पास T20 और ODI दोनों की एक साथ ट्रॉफी है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, मेलबर्न, DD न्यूज। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज